हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं हमारी सेकंड क्लास जो कि आपकी रहेगी इलेक्ट्रिक करंट की। तो इसके अंदर कुछ क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उनका जो पीछे कंसेप्ट है उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने होप्सो की जो फर्स्ट क्लास है वो इसकी देख ली होगी, उसके जो क्वेश्चन थे आपने वो सोल्व कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हमारी सेकेंड क्लास। ओके जी, फटाफट से सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएं, देन वी विल स्टार्ट आवर क्लास। फटाफट से सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएं, देन हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, जिसमें हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। यानी कि जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, ओम्स लॉ हो गया, या फिर कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर पे रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इन चीज़ों के आज डिस्कस करें, ठीक है। चलिए ओके, सो लेट वी स्टार्ट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है कंडक्टर के अंदर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी विद व्हिच इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। तो हमारे पास किस तरीके से बताते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, मान लेते हैं ये हमारे पास एक सर्किट है, यहाँ पे है कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मान लेते हैं कंडक्टर है अपने पास, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल। अब क्या होगा, ये जो पोटेंशियल हमने अप्लाई कर रखा है इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इन इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, यहाँ से ड्रिफ्ट करेगा, यानी कि धकेलेगा। कहाँ पे धकेलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ धकेलेगा। तो ये कह रहा है कि जिस वेलोसिटी के साथ ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना, जिस वेलोसिटी के साथ ये ड्रिफ्ट किए जाएंगे, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है कंडक्टर के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के, या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोबिलिटी के, या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर के यहाँ पे इफेक्ट नहीं लेते हैं, ठीक है। टेम्परेचर का कोई वहाँ पे वेरिएशन नहीं दिखाया जाता कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये आगे आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं किसी भी कंडक्टर का तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताओ बढ़ेगी घटेगी, इस तरीके से वेरिएशन बताते हैं। डायरेक्टली हम यहाँ पे नहीं कहेंगे कि वो डायरेक्टली डिपेंड करती है, ठीक है, ऐसा हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद हो तो वो क्या होता है, ई कैपिटल ई डो बाय एम, वेयर ई क्या है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ये कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हमने अप्लाई कर रखा है, और यहाँ पे टो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, मीन रिलैक्सेशन टाइम, एंड एम इज द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को साफ यहाँ से दिखाई दे रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये क्या है, डायरेक्टली डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी। जितना ज़्यादा हम फील्ड लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इसकी तरफ ड्रिफ्ट होंगे, समझ आई बात, ठीक है। तो यहाँ से हम कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है जी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके। फर्स्टली अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस को डिफाइन करें तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज अपोज ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। चार्ज पार्टिकल चल रहे हैं, उनके अंदर क्या है, एक अपोजिंग फोर्स लग रही है जो उनको रोकने का काम कर रही है, वो उनकी मोशन की वजह से आती है, यानी कि रैंडम मोशन जो होता है, आपस में कोलिजन होते हैं तो उसकी वजह से आता है, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी को कंडक्टर के, हर एक कंडक्टर के पास होती है, ये किसी में कम होता है रेजिस्टेंस, किसी में ज़्यादा होता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो है किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये रेजिस्टेंस जो है आया कहाँ से था, किसने इंट्रोड्यूस किया था इसको, किसने इंट्रोड्यूस किया था इसको, हाँ जी, ओम्स ने, ठीक है। तो ओम्स लो जहाँ पे आता है वहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम पढ़ते हैं, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को नाम देते हैं बाद में, दैट इज रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वहाँ पे पढ़ा जाता है V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, एंड V इज इक्वल टू IR, ठीक है। V क्या है, IR, वेयर R इज द रेजिस्टेंस। फिर हम इसको और डिफाइन करते हैं कि जो रेजिस्टेंस है मेरे पास, ये कैसे डिफाइन होता है, रेजिस्टेंस R ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ द कंडक्टर की, क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये किसके, एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछ रहा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, लेंथ के है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के है, टेम्परेचर के है, रेजिस्टिविटी के है। तो आंसर तो हमारा क्या रहेगा, बी ऑप्शन, यानी कि
एरिया के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देते हैं तो ये हमारे पास बनता है कुछ इस तरीके से, है ना। जब इसको प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू में चेंज करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा रो, और इस रो को क्या बोला जाता है, हाँ जी, रो को क्या बोला जाता है, या तो हम इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी, क्या बोला जाता है इसको, या तो रजिस्टिविटी बोला जाता है, या फिर हम इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला जाता है, या फिर इसको नाम दिया जाता है रजिस्टिविटी। ओके, अब यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी बात रजिस्टिविटी की कर लेते हैं, दैट इज रो, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर, कंडक्टर का, एंड दूसरी बात हम इसके बारे में बताएंगे, एंड नेचर ऑफ मटेरियल, इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर के ऊपर रजिस्टिविटी डिपेंड करती है। अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या रजिस्टिविटी जो है लेंथ या फिर एरिया या फिर ब्रेड्थ, इन चीज़ों पे भी डिपेंड करती है, तो वहाँ पे आप करोगे नो, बिकॉज रजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर एंड द नेचर ऑफ कंडक्टर, नॉट डिपेंड, लिखेंगे किस पे, नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर के डायमेंशन के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगी, इसके ऊपर डिपेंड करेगी ओनली ऑन द नेचर एंड द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, दोनों की दोनों याद रखनी है आप लोगों। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इन क्वेश्चन को, ये जो यहाँ पे आपको गिवन है इसको नोट करिए। होप सो कि अच्छे से समझ आ रही होगी, क्योंकि इजी चीज़ें हैं, ये आप लोगों ने 10th में भी की होगी, है ना। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, अभी आ गया ये क्वेश्चन, रजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, अभी जस्ट हमने पढ़ा लास्ट स्लाइड में, क्या लेंथ या एरिया पे करेगी, लेंथ एंड एरिया आर द डायमेंशन, सो रजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड। ठीक है, शेप ऑफ मटेरियल, शेप में भी डायमेंशन ही आ गया, डायमेंशन का मतलब लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, एरिया, ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, तो हम कहेंगे इसी के ऊपर डिपेंड करेगी, इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, तो रजिस्टिविटी जो है, रजिस्टिविटी क्या है, एक मतलब एबिलिटी है। ठीक है, तो क्या है, ये एबिलिटी है टू अपोज द करंट, लेकिन ये मटेरियल टू मटेरियल जो है अलग अलग होती है, वेरी करती है मटेरियल टू मटेरियल, नॉट अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, जैसे आयरन के हैं, आयरन के लिए हम चाहे छोटा कंडक्टर लें उसका, चाहे बड़ा कंडक्टर लें, रजिस्टिविटी उसकी वही ऑफर होगी। ठीक है, लेकिन आयरन को जब हम कॉपर के साथ रिप्लेस कर देंगे तो उसकी रजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि मटेरियल हमने चेंज कर दी। ठीक है ना, मटेरियल को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, दैट्स व्हाई इसकी जो रजिस्टिविटी है दैट विल चेंज। ओके, चलिए, तो यहाँ पे क्या बताओगे आप, रजिस्टिविटी जो है किसी भी कंडक्टर की किसके ऊपर डिपेंड करती है, ओनली ऑन द नेचर एंड द टेम्परेचर, एंड इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है जी, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टिविटी इंक्रीज व्हेन, कंडक्टिविटी जो है कब इंक्रीज करती है, रजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रजिस्टिविटी होती है रो, और कंडक्टिविटी को हम लिखते हैं के से। ठीक है, तो ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट्स वाई यहाँ पे कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, रजिस्टिविटी इंक्रीज नहीं कर सकती। ठीक है, फ्री चार्ज कैरियर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, या फिर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा सेमीकंडक्टर में, ये हमने लास्ट टाइम बात की थी सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर में जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर देती हूँ तो रेजिस्टेंस बढ़ता है या कम होता है, जब हम सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस है सेमीकंडक्टर का वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, हाँ जी बताओ, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, अगर आप लोगों ने वो क्लास अच्छे से देखी है तो इसका आंसर दे पाओगे, अदरवाइज नहीं दे पाओगे। यस, डिक्रीज करेगी, कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, देखो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के हम मटेरियल लेके चलते हैं, इंसुलेटर की यहाँ पे बात नहीं करते, क्योंकि इंसुलेटर जो है ऑपरेट ही नहीं करते,
है ना, वो एज ए डाइलेक्ट्रिक्स हम कहेंगे पे पोलराइजेशन करवा के उसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इंसुलेटर हम यूज़ नहीं करते इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे दो टाइप के मटेरियल को डिस्कस किया जाता है, दैट इज़ वन इज योर कंडक्टर एंड सेकेंड वन इज सेमीकंडक्टर। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर हमें पता है सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है, सिलिकॉन का या जर्मेनियम का होता है, यानी कि 14th ग्रुप के एलिमेंट जो है वो बनाते हैं इस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड विद ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, 4 उनके पास इलेक्ट्रॉन है, तो बाय यूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स दे फॉर्म ए कोवलेंट बॉन्ड विद इटसेल्फ, जैसे कि कार्बन की जो प्रॉपर्टी होती है खुद के साथ जुड़ने की, जिसको आप पढ़ते हो कैटेनेशन, ठीक है, तो कैटेनेशन के जैसा ही यहाँ पे सिलिकॉन क्या है आपस में जुड़ गया है। तो एक बॉन्ड में हम कहते हैं यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, टेम्परेचर क्या कर देंगे इसका, इंक्रीज कर देंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे यहाँ पे बॉन्ड में वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगी, वाइब्रेशंस क्या होंगी, बढ़ेंगी। अगर वाइब्रेशन बढ़ेंगी तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा एंड बॉन्ड विल ब्रेक, बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा और बॉन्ड जो है टूट जाएगा यहाँ पे। और अगर बॉन्ड टूटेगा तो अपने को क्या मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और इनकी जगह पे 2 होल मिलेंगे। यहाँ पे 2 होते हैं ना करंट कैरियर सेमीकंडक्टर, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको और 2 ही होल मिलेंगे, यानी कि करंट कैरियर इंक्रीज कर गए। करंट कैरियर इंक्रीज कर गए तो बताओ कंडक्टिविटी बढ़ेगी कि कम होगी, ऑब्वियसली कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, ठीक है, कैरी करने वाले बढ़ गए तो कंडक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी। तो याद रखना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें क्या पूछ रहा था, कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है कब, फ्री चार्ज कैरियर इंक्रीज करते हैं तब तब, चाहे वो सेमीकंडक्टर की बात करें चाहे वो कंडक्टर की बात करें। आई बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी इंक्रीज ही करेगी जब जब हमारे पास जो है चार्ज कैरियर्स या करंट कैरियर्स क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, राइट। यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें बताना है किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन का। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस किस तरीके से कंबाइन होते हैं ये आपको अच्छे से पता है ना। तो यहाँ पे बताओ कि जो रेजिस्टेंस आएगा इक्विवेलेंट वो लेस देन होगा, स्मॉलेस्ट से भी लेस होगा, या फिर ऑलवेज मोर देन द लार्जेस्ट, या फिर समटाइम लेस समटाइम मोर, या ऑलवेज इक्वल। क्या यहाँ पे आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, बताना क्या ऑप्शन रहेगा आपका करेक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है सीरीज कॉम्बिनेशन का, रजिस्टर में अगर हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं सीरीज में तो उसका जो रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट वो क्या आएगा, ये आपका क्वेश्चन। हाँ जी, क्या रहेगा, देखो यहाँ से हम बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कैसे जुड़ते हैं, आर इक्विवेलेंट कैसे आता है, ये आता है R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पे ऐड ऑन होते जाएंगे, यानी कि जो छोटे वाला रेजिस्टेंस है उससे भी क्या आएंगे, बड़े आएंगे, और जो बड़े वाला रेजिस्टेंस उसमें कुछ है ना कुछ ऐड होगा तो ओबियसली वो बड़ा ही होगा, ओबियसली क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ऑलवेज मोर देन आएगा किससे, लार्जेस्ट रेजिस्टेंस, जो लार्जेस्ट लगा होगा उसमें उससे भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि उसमें समथिंग वैल्यू क्या होगी, ऐड ऑन होगी, क्या होगी, ऐड होगी, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज। यहाँ पे बताना है पैरेलल कॉम्बिनेशन है रजिस्टर्स का, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ईच रजिस्टर में वो क्या आएगा, बताओ भी क्या आएगा आंसर इसका। रेजिस्टेंस लगाने हैं अपने को, ये सिंबल होता है रेजिस्टेंस का, ठीक है, रजिस्टर जो होता है। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है, मैंने किस में लगा दिए, पैरेलल में लगा दिए, और यहाँ पे एक वोल्टेज अप्लाई कर दी V। तो बताओ इसके अंदर जो है पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज सेम रहेगी तीनों रेजिस्टेंस के लिए, या R1 है, R2 है, R3 है, या फिर डिफरेंट रहेगी, या जीरो रहेगी, या डिपेंड करेगी करंट के ऊपर। यस, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहता है, बताओ क्या आएगा आंसर।
हाँ जी, क्या आंसर यहाँ पे रहेगा आपका? देखिए, अगर हम बात करते हैं किसकी, पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन चाहे कहीं पे हो, चाहे हम रजिस्टर्स की बात करें, चाहे हम कैपेसिटर्स की बात करें, या सर्किट में कहीं पे भी अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने लगा रखा है तो याद रखना वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। और यही रीज़न है कि हमारा जो डोमेस्टिक सर्किट होता है, जो हमारे पास घर में हमारे सर्किट बनाया जाता है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज द वोल्टेज विल रिमेन सेम। वोल्टेज क्या रहती है वहाँ पे? सेम रहती है। और वोल्टेज सेम रहेगी तो हर एक अप्लायंस को क्या मिलेगी? इक्वल अमाउंट में वोल्टेज मिलेगी। दैट्स वाई हमारे पास जो डोमेस्टिक सर्किट है विच इज कंबाइंड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड ऑलवेज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस और वी कैन से वोल्टेज विल रिमेन सेम। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगी? वो सेम। ओके, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। फोर टू रजिस्टर इन पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज। अगर दो रजिस्टर्स है मेरे पास जिनको मैंने पैरेलल में कंबाइन कर दिया, तो उनका जो रेजिस्टेंस आएगा इक्विवेलेंट, वो क्या आएगा? क्या आएगा वो? क्या ना, क्या रहेगा आपका जो रेजिस्टेंस है यहाँ से? क्या वो जो रेजिस्टेंस है ग्रेटर देन द लार्जेस्ट होगा, या लेस देन द स्मॉलेस्ट होगा, या इक्वल टू सम ऑफ रेजिस्टेंस होगा, या जीरो होगा? क्या यहाँ पे होगा बताइए? दो रेजिस्टेंस हमने किस में कंबाइन करे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो जो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/RP, P फॉर पैरेलल, 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि यहाँ पे हमारे पास RP जो आएगा ना, वो क्या आएगा? ये आ जाएगा R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1। अच्छा, रिवर्स होगा तो R1 इंटू R2 ऊपर जाएगा, R1 प्लस R2 नीचे आएगा। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि डायरेक्टली हम इनको जोड़ते तो क्या आता हमारे पास? लार्ज वैल्यू आती, लेकिन हमने इनको क्या करा है? रिवर्स करके ऐड कर दिया। तो ओवरऑल जो वैल्यू रहेगी वो क्या आएगी? लेस देन द स्मॉलेस्ट, और भी छोटी हो जाएगी। ठीक है, जैसे सीरीज में बड़े से भी बड़ी आ रही थी, तो बड़ा रेजिस्टेंस है उससे भी बड़ी वैल्यू आ रही थी, यहाँ पे क्या होगा? जो छोटा है उससे भी छोटी वैल्यू जो है आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके जी, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल अराइज ड्यू टू। इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो किसके कारण आता है सेल के अंदर? क्या वो रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, कैपेसिटेंस ऑफ इंटरनल, कैपेसिटेंस ऑफ टर्मिनल, या फिर लीकेज ऑफ चार्ज, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वहाँ पे नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या है? मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक साथ मतलब क्या करते हैं? वर्क करते हैं, और बाय देम इंट्रैक्शन वहाँ पे एक करंट जो है इंड्यूस होता है। ठीक है, तो ये होगा नहीं। लीकेज ऑफ चार्ज भी यहाँ पे नहीं होगा। कैपेसिटेंस ऑफ टर्मिनल या फिर रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। क्या ऑप्शन रहेगा आपका करेक्ट? यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं सेल का क्यों आता है, तो इसका आंसर जो है आपका रहेगा रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट है बेसिकली, उसकी वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस जो है पिक्चर के अंदर आता है। ठीक है, जैसे सेल बनाते हैं तो सेल में क्या होता है? यहाँ पे इस तरीके से दो इलेक्ट्रोड डाले जाते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड डाल दिया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? हमने ये सर्किट बना दिया, यहाँ पे बैटरी लगा दी, इस तरीके से मान लेते हैं, ये बना दिया। ठीक है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जब चल के यहाँ से यहाँ तक आएगा तो इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड में जाने के लिए उसको इस इलेक्ट्रोलाइट में से पास होना पड़ेगा, यही होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसके इलेक्ट्रोड्स के बीच में रेजिस्टेंस आता है इस इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंटेशन की वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, दैट्स वाई हमारे पास क्या हो रहा है? वहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है। ठीक है, एंड दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। राइट, क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th, मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू लोड। मैक्सिमम पावर जो है डिलीवर की जाती है लोड को। लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, लोड बोलते हैं। ये क्या है? अप्लायंस जिसको हम पावर डिलीवर करें, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है मैक्सिमम पावर कब डिलीवर की जाएगी? जब लोड रेजिस्टेंस 0 हो जाए, लोड रेजिस्टेंस इंटरनल के बराबर हो जाए, या फिर लोड रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए। इनफाइनाइट हो गया तो हमारा काम तमाम ही हो जाएगा।
रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया, इसका मतलब करंट चल ही नहीं रहा, वो इंसुलेटर बिहेव करेगा। इंसुलेटर का रेजिस्टेंस पढ़ा होगा आपने, कितना होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो वहाँ पे वो केस रहेगा नहीं। ईएमएफ जो है वो जीरो हो जाए, इसका मतलब तब भी करंट नहीं चल रहा। ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि जब हमारा सर्किट बंद हो जाए बिल्कुल, और वो कितना हो जाए, जीरो, यानी कि बैटरी काम ही नहीं कर रही, भी नहीं होगा। अब क्या होगा, रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए या रेजिस्टेंस इंटरनल के बराबर होना। दो ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे जो कंफ्यूज करेंगे, बाकी चार में से दो तो वैसे ही नेग्लेक्ट कर सकते हो, है ना, हर एक क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन रहेगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर जब लोड रेजिस्टेंस होगा तब पावर जो डिलीवर है वो क्या होगी, मैक्सिमम। पावर डिलीवर क्या आएगी आपकी, मैक्सिमम आएगी। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड गुड फॉर। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता क्या है, क्या वो लीनियर नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल होता है, या फिर मैग्नेटिक सर्किट के लिए होता है, डीसी मोटर के लिए होता है, या नॉन लीनियर सर्किट। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की अगर बात करें तो ये, अगर हम चार्ज पार्टिकल की टर्म्स में बात करते हैं तो मान लो ये मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है Q0, इसके ऊपर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे, कोई मतलब रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, कोई अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। तो उन सभी फोर्सेस का जो कॉम्बिनेशन होगा, जो टोटल नेट फोर्स आएगी वो क्या आएगी, इसके ऊपर जितनी भी फोर्स लग रही हैं उन सभी का एल्जेब्रिक सम आएगी, सॉरी वेक्टोरिकल सम आएगी। ठीक है, यानी कि ये बताता है एक तरीके से नेट फोर्स जो है वेक्टोरिकली किस तरीके से ऐड कर रही है, लग रही है किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर। सेम यही डेफिनेशन आती है इसकी किस में, करंट में, अगर हम करंट की बात, ये तो चार्जेस के केस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये सिर्फ लीनियर सर्किट में ही अप्लाई हो सकता है, अगर हम मैग्नेटिक सर्किट देखेंगे वहाँ पे कोई मतलब नहीं बनेगा इसका, डीसी मोटर में भी नहीं लगेगा और नॉन लीनियर सर्किट भी नहीं लगेगा। तो आंसर आपका क्या रहेगा यहाँ से, ओनली एप्लीकेबल टू द लीनियर नेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किरचॉफ्स करंट लॉ जो है पढ़ा होगा आपने। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है, इसको हम एक नाम और भी देते हैं, दैट इज जंक्शन लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ को क्या बोला जाता है, यहाँ पे एक नाम और दिया जाता है, जैसे किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ भी बोला जाता है इसको। तो ये कह रहा है कि किसके ऊपर बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, या कूलम्स लॉ पे। कूलम्स लॉ तो कोई कंजर्वेशन, ठीक है, ये एक यूनिवर्सल लॉ जरूर है बट दिस इज नॉट, वी कैन से कंजर्वेशन। ठीक है, तो कंजर्वेशन प्रिंसिपल यहाँ पे तीन दिए गए हैं, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है, किरचॉफ्स करंट लॉ ये कहता है कि हमारे पास ये जंक्शन है, मान लेते हैं यहाँ से करंट आ रहा है, इसमें यहाँ से करंट, और जो करंट है सारा का सारा कहाँ पे जा रहा है, इधर से भी आ रहा है मान लो, तो ये सारा करंट मिला के कहाँ जाएगा, आगे पास हो जाएगा, आगे पास हो जाएगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को बोला जाता है जंक्शन, पॉइंट को क्या बोला जाता है, जंक्शन बोला जाता है। इस जंक्शन पे अगर टोटल करंट देखेंगे ना, नेट करंट कितना मिलेगा, हमेशा जीरो मिलेगा। यानी कि जंक्शन पे जैसे क्या होता है, जैसे ट्रेन का जंक्शन होता है, एक ट्रेन आई गई, आई फिर दूसरी फिर गई, लेकिन टोटल वहां पे देखेंगे उस पोजीशन पे तो कुछ भी नहीं मिलेगा अपने को, दैट इज टोटल करंट एट द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू। ठीक है, तो ये क्या है, किरचॉफ्स करंट लॉ है। अब ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड कहेंगे, हम ये कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज जितना आ रहा है सारा का सारा आगे पास हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो चार्ज आ रहा है वो ऐसा नहीं कि कहीं से क्रिएट हो रहा हो, या यहाँ से जो चार्ज यहाँ पे आ रहा है तो ऐसा नहीं कि यहाँ से लॉस हो रहा हो, तो इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दैट इज ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन, राइट, समझ आई बात। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, हाँ जी इसको बताइए, केवीएल इज बेस्ड ऑन, क्या बोलते हैं इसको, केवीएल, एक नाम और दिया जाता है इसको किरचॉफ्स लूप लॉ, किरचॉफ्स लूप लॉ भी बोला जाता है। तो ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है बताओ, ऑन विच प्रिंसिपल दिस लॉ
this KVL or we can say the loop law is based? बताओ क्या आंसर आएगा इसका? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगा नहीं, क्योंकि ये तो अभी जस्ट पढ़ के आए हम, है ना, चार्ज का यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं होगा। एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम भी यहाँ पे नहीं है। अब बताओ एनर्जी या फिर मास? एनर्जी होगा आंसर या फिर मास? बताइए भी क्या आंसर इसका रहेगा, आप लोग बताओ मुझे। यस, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता क्या है कि हमारे पास जो नेट वोल्टेज आएगी ना, वो क्या आएगी, जो ईएमएफ आएगी बेसिकली, वो V इंटू आई इंटू आर के बराबर आएगी, रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस और उसका करंट। ठीक है, तो ये एक तरीके से किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, वोल्टेज के बारे में। एंड वोल्टेज जो फर्दर है कनेक्टेड है वर्क डन से, एंड वर्क डन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एनर्जी। दैट्स वाई यहाँ पे हम कहेंगे, यहाँ पे ये किसकी बात करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। तो याद रखना किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ तो है बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंड द किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। ठीक है, चलिए समझ में आया यहाँ तक सभी के? यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर मेटल, टेम्परेचर कोफिशिएंट है रेजिस्टेंस का अल्फा, जिससे मतलब अल्फा से डिनोट किया जाता है इसको, ये मेटल के लिए कितना होता है, मेटल के लिए कितना होता है बताइए। मेटल के लिए वैल्यू क्या होती है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की, टेम्परेचर कोफिशिएंट बेसिकली, यानी कि ये क्या बताता है, देखो यहाँ से इसको रिलेट करना, टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है किसके साथ रिलेट कर रहा है, रेजिस्टेंस के साथ, यानी कि डायरेक्टली रिलेशन पूछ रहा है टेम्परेचर का रेजिस्टेंस का। अल्फा ये बताता है कि डायरेक्ट रेशियो क्या आएगा उनका, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, या फिर जीरो आएगा, या फिर इनफाइनाइट। क्या आपका आंसर रहेगा, क्या आपका यहाँ से आंसर रहेगा, टेल मी प्लीज। हाँ जी, देखो टेम्परेचर अगर देखें तो मेटल का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या करता है, इंक्रीज करता है। जब हमारा टेम्परेचर जब जब इंक्रीज करेगा इन केस ऑफ मेटल और इन केस ऑफ कंडक्टर, तब तब जो उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दैट्स वाई इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है दैट इज अल्फा, वो क्या आएगा, हमेशा इसका पॉजिटिव आएगा, वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर नेगेटिव की बात करते हैं तो इसमें नेगेटिव में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाए, सेमीकंडक्टर के लिए होती है ये चीज़। ठीक है, कोई इफेक्ट ही ना पड़े तो इंसुलेटर के लिए कितना होता है, जीरो होता है, राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन ए कंडक्टर इज हीटेड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अच्छा जैसे हमने क्लास के स्टार्टिंग में बात की थी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इफेक्ट कैसा होगा जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, यानी कि कंडक्टर को हीट कर दिया, हीट अप करेंगे तो क्या होगा वहाँ पे, टेम्परेचर को जब हम बढ़ा देंगे, हीट कर देंगे कंडक्टर को, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, क्या इंक्रीज करेगी मोर कोलिजन की वजह से, डिक्रीज करेगी मोर कोलिजन की वजह से, बिकम कांस्टेंट या बिकम जीरो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो तो होगी नहीं, इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे तभी तो हमारे पास करंट आएगा, है ना। तो क्या होगा यहाँ से, कांस्टेंट होगी, मोर कोलिजन की वजह से कम हो जाएगी, मोर कोलिजन की वजह से ज़्यादा हो जाएगी। बताओ क्या यहाँ पे आंसर रहेगा आपका। देखिए यहाँ पे बात करें हम किसकी, कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर्स को जब हीट कर दिया जाएगा, ये है कंडक्टर और यहाँ पे इसमें क्या चल रही है, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। जब हम इसको क्या कर देंगे, हीट अप करेंगे, क्या होगा, हीट अप करेंगे तो इनकी जो वाइब्रेशंस है इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। हम कहेंगे वाइब्रेशन क्या करेगी, यहाँ से इंक्रीज कर। अगर वाइब्रेशन इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, कोलिजन्स भी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, कोलिजन्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ज़्यादा टकराएंगे आपस में। तो इनका जो मीन रिलैक्सेशन टाइम है, मीन रिलैक्सेशन टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मीन रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दैट्स वाई हम यहाँ पे कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, और सॉरी ये डिक्रीज होगा भाई। ठीक है, मीन रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गए।
नंबर ऑफ कोलिजन्स यहाँ से क्या करके इंक्रीज करके जल्दी जल्दी टकराएंगे, जल्दी अगर टकराएंगे तो मीन रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें पता है कि रिलेशन कि वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे रिलेट करती है ई, कैपिटल ई टो बाय एम के साथ। अगर यहाँ से मीन रिलैक्सेशन टाइम दैट इज टो अगर डिक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी मोर कोलिजन्स की। ठीक है, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी ज़्यादा कोलिजन्स होने की वजह। ठीक है, समझ आई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन, इन ए कंडक्टर कैरिंग करंट इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम। एक कंडक्टर है, वहाँ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मूव करते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि डायरेक्शन क्या है करंट की, तो करंट की डायरेक्शन हम दो तरीके से बताते हैं। या तो हमारा करंट जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, या हम कहते हैं कि हमारा जो करंट है वो हमेशा अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इन ए कंडक्टर कैरिंग करंट इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव करते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ये कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव करेंगे भी, नेगेटिव इनको धकेलेगा, नेगेटिव अगर धकेलेगा तो ये पॉजिटिव की तरफ आएंगे, यानी कि ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम क्या बोलते हैं, लो पोटेंशियल। नेगेटिव को, नेगेटिव चाहे कितना भी हो उसको हम लो पोटेंशियल बोलते हैं। और ये क्या है हमारे पास, हाई पोटेंशियल। आंसर मिल गया होगा, कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, लो पोटेंशियल से लेके हाई पोटेंशियल। ठीक है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल द इलेक्ट्रॉन्स आर मूव इन ए कंडक्टर। ठीक है जी। अगर यहाँ से आपसे पूछता है कि एक जो है कंडक्टर है उसके अंदर करंट कैरियर या चार्ज कैरियर कौन कौन होते हैं, ऑप्शन आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, कंडक्टर्स के अंदर जो चार्ज कैरियर है वो क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होते हैं। ठीक है, दोनों आप लोगों ने आंसर करने हैं, राइट। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द सेम टॉपिक। ठीक है, और जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो अब इसका स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो थ्योरी वाली क्लासेज है हमने 2 कर ली है, कंप्लीट हो चुकी है हमारी थ्योरी। ठीक है, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली चल रही थी, तो नेक्स्ट क्लासेस में हम इसके न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।